चैट प्राइवेट रहेगी। ओके, हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बस सुबह ऐसी एनर्जी के साथ उठो, एनर्जी के साथ सारे लेक्चर लो और पूरी एनर्जी के साथ पूरे दिन को, समझ रहे हो ना, मेंटेन करो। बहुत बढ़िया। चिकन पॉक्स हो गए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट? चलो ठीक है, आ जाओ सारे के सारे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि लाइव सेशन है और लाइव का एक ही ड्रॉबैक है, बिल्कुल रियल लाइव है। रियल लाइव का मतलब क्लास में जाते हैं ना, तो क्लास के अंदर टीचर एंटर कर गया, जितना पढ़ा दिया तो वो निकल गया, रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यहाँ रिकॉर्डेड आपको देर से मिलेगी, तो बस लाइव के अंदर एकदम टाइमली आ जाओ। तो 5 मिनट में मुझे देर हो जाए चलेगा, ठीक है, पर आप लोग टाइम से आ जाओ, है ना। आ जाओ, ज्वाइन करो, फटाफट करते हैं स्टार्ट। चलो, अब सबसे पहले तो मैं कराता हूं कल के लेक्चर में क्या हुआ था, ठीक है, रखते हैं इसको। कल के लेक्चर में क्या हुआ था फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगेन गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, ठीक है। फुल एनर्जी के साथ, स्माइल के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल के लेक्चर में कितना हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो कल के लेक्चर में सबसे पहले हमारा कवर हुआ था नंबर 1। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आज हम ब्लड वेसल्स वाला पार्ट एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। सर्क्यूलेटरी पाथवे कल हमने स्टार्ट कर दिया था, समझ रहे हो ना, सर्क्यूलेटरी पाथवे वाला पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। और आरएच फैक्टर जिसको बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये एंड कर दिया था, याद आ गया होगा, ठीक है। पाथवे वाला पार्ट आज एंड कर देंगे। तो एक बार मैं डिस्कस कर लूं आपसे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस मतलब आरएच मिसमैचिंग, इनकॉम्पेटेबिलिटी, क्लियर बिल्कुल। चलो, तो आरएच होता क्या है, मैंने बताया था, रेसिस मंकी की आरबीसी की सरफेस पर एक एंटीजन देखने को मिला, उसको नाम दिया एंटीजन डी, समझ रहे हो, डी फॉर डॉग, ठीक है, समझ रहे हो, डी फॉर डेली। तो वो एंटीजन जो रेसिस मंकी की आरबीसी की सरफेस पर था देखा गया, जो ह्यूमन की आरबीसी की सरफेस पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसको नाम क्या दिया हमने, उसी को नाम दिया आरएच फैक्टर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, ठीक है। आप बिना उसके आइडेंटिफाई किए ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, क्लियर है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ओ बस मैच कर लो, ओ पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना पड़ेगा, क्लियर है बिल्कुल। नेगेटिव है तो किसी को भी कर सकते हो, पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। समझ में आ गया था ये वाली बात, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में नेचुरली बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होते हैं अगेंस्ट एंटीजन। जैसे मैंने बोला था, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी बी होगा, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी होगा पर एंटीबॉडी ए होगा। अगर ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी नहीं होगा, एक भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होंगे। नेचर में ऐसा होता है नेचुरली, पर आरएच के केस में ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो ना मेरी बात। आरएच के केस में एंटीबॉडी बनते हैं तभी जब किसी नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए, तो उसके लिए वो फॉरेन पार्टिकल है, एंटीजन की तरह बिहेव करता है आरएच फैक्टर, और बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है और उसके अंदर आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। नेचुरली आरएच एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं मिलते, समझ गए होगे ये वाली बात। यस यस बेटा, सुपर, ठीक है, हाँ समझ गए आप, चलो ठीक है, बीएमएस। फिर फाइनली हमने बात की थी, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं, ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर 80% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं, ओनली 20% लोग आरएच नेगेटिव होते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये याद रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर, ठीक है, एक केस मैंने बताया था इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अगर फीटस, एनसीईआरटी ने फादर की बात नहीं की, फीटस की बात की है, क्योंकि फादर के केस में तो वेरिएशन है। मान लो फादर आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चा आरएच पॉजिटिव ही हो, समझ रहे हो। ये निर्भर करेगा कि फादर आरएच पॉजिटिव होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ठीक है। दोनों के केस में आरएच पॉजिटिव होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब से ये समझ लो, अकेला भी पहुंचेगा तो भी डोमिनेंट हो जाएगा दूसरे के ऊपर, ठीक है। यानी हेटेरोजाइगस भी आरएच पॉजिटिव होता है और होमोजाइगस तो आरएच पॉजिटिव होगा ही,
तो क्या प्रोबेबिलिटी है पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो इसलिए मैं बोलता हूं कि बच्चा अगर फादर अगर आरएच पॉजिटिव है तो कंडीशंस हैं। अगर फादर होमोजाइगस है तो सारे बच्चे आरएच पॉजिटिव होंगे। फादर अगर हेट्रोजाइगस है तो 50% बच्चे आरएच पॉजिटिव और 50% बच्चे आरएच नेगेटिव, यानी यहां पर प्रोबेबिलिटी लगेगी। समझ में आई? तो यहां पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी। तो ये मत भूल जाना, ये सुपर कंसेप्ट था, सुपर कंसेप्ट, ठीक है, जो मैंने यही पढ़ाना स्टार्ट किया। अब नए नए कंसेप्ट ऐड करूंगा, ठीक है। पुराने लेक्चर्स में वो चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहीं ना कहीं टिल्ट होते हैं तब ये चीजें पूछ ली जाती हैं। जूलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते ही हैं। कंसेप्चुअल का मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो वो हर साल आते हैं यार, वो कहने की जरूरत नहीं है, वो देख लिया करो खुद ही, ठीक है, मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, आपको आइडिया। लास्ट ईयर भी खतरनाक आए थे, इस बार भी 2-3 आए थे, आते ही हैं वो तो यार, जूलॉजी में तो आते हैं, वो आपका अपना सब्जेक्ट है, वही एमबीबीएस कराएगा आगे जाकर के, वही पीजी करोगे आगे जाकर के, वही प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हाँ बेटा, तो यहां तक क्लियर था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है मदर आरएच नेगेटिव है, फीटस आरएच पॉजिटिव है, तो पहला बेबी नॉर्मल हो जाएगा। पर जो आगे के बेबी हैं उनके केस में उनकी आरबीसी में हीमोलिसिस हो जाएगी, आरबीसी फट जाएंगे, जिससे हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा और बाइल पिगमेंट लाइक बिलिरुबिन, ग्लूबर्डिन, हाईली टॉक्सिक मटेरियल येलोइश कलर के होते हैं, इनका अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा। इससे जॉन्डिस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये सिम्टम है, किसके सिम्टम है? ये आप बोलोगे इरेथ्रोब्लास्टोसिस के सिम्टम है जो फीटस के अंदर होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहले बच्चे में नहीं होगा, पर पहले के केस में आपने ट्रीटमेंट करा दिया तो दूसरे में भी नहीं होगा, दूसरे के केस में ट्रीटमेंट करा दिया तो तीसरे में भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या था? मैंने बताया था कि डिलीवरी से पहले रोगम एंटीबॉडी, जो एंटी आरएच एंटीबॉडी होते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी, इसको लैब में हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उनको अगर आपने इंजेक्ट कर दिया तो आपकी बॉडी में, मदर की बॉडी में मेमोरी सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और मेमोरी सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेकंड बेबी भी नॉर्मल हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? बस मेमोरी सेल नहीं बनने चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर थी, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट होना चाहिए। यस या नो? लव यू बिहार, अरे लव यू इंडिया बोलो यार, ठीक है। छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, ठीक है, बड़ा सोचो, बड़ा। लव यू इंडिया, ठीक है, लव यू सर, लव यू टू, लव यू ऑल, ठीक है। छोटा ना सोचो, बड़ा सोचो, ठीक है। चलो खैर, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट है। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर थे, इसलिए मैंने कंसेप्ट छुपाया वो कंसेप्ट डिस्कस किया था, जो मैं आगे 12th वाले पार्ट में इम्यूनिटी में डिस्कस करूंगा। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो जानते हैं ये वाली बात, क्योंकि वहां पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो बच्चा वहां से यहां कंफ्यूज होता है, तो मैंने बताया था, वहां दे रखा है कि कोई भी एंटीजन पहली बार ब्लड में एंटर करता है, बॉडी में एंटर करता है, तो उसका इंटरेक्शन बी लिम्फोसाइट से होता है, जिससे प्लाज्मा और मेमोरी सेल बनते हैं। क्लियर? बिल्कुल, यानी मेमोरी सेल बन जाते हैं पहली बार। जब वही एंटीजन दूसरी बार एंटर करता है तो उसका इंटरेक्शन बी लिम्फोसाइट से नहीं होता, उसका इंटरेक्शन मेमोरी सेल से होता है। समझ रहे हो? ये दो अलग अलग बातें थी। जब पहली बार एंटर करता है तो आईजीएम नाम का एंटीबॉडी बनता है प्लाज्मा सेल के थ्रू। सेम एंटीजन दूसरी बार बनता है, जब उसका इंटरेक्शन मेमोरी सेल से होता है तो आईजीएम नहीं बनता, आईजीजी बनता है। समझ रहे हो? आईजीएम बहुत बड़ा होता है, पेंटावैलेंट होता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। पर सेकेंड टाइम जब मेमोरी सेल से इंटरेक्शन होता है तो आईजीजी बनता है, जो सबसे छोटा होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है, और प्लेसेंटा को क्रॉस करने में कैपेबल होता है, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो एरेथ्रोब्लास्टोसिस को लीड करता है। समझ में आया? नहीं आया? एरेथ्रोब्लास्टोसिस को लीड करता है, समझ में आ गया होगा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का कंसेप्ट था, जो इसी में छुपा हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। जो बच्चा अपना ऐड करने में लगा हुआ है, ज्वाइन दिस टेलीग्राम, ज्वाइन दिस टेलीग्राम। भाई पढ़ लो, सच में सच कह रहा हूं, कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, दोस्ती भी स्टेबल नहीं है। मतलब मैं दिल से, मतलब मैं शॉक्ड हूं इन दोनों जो चीजें देखी। अब बताओ क्या स्टेबल है?
ठीक है, एक सिस्टम सबने मिलकर के बनाया, मैंने नहीं, सबने मिलकर के बनाया, वो आज नहीं है। अनस्टेबल दोस्त कोई नहीं है, ठीक है, अनस्टेबल, समझ रहे हो ना, कोई भी स्टेबल नहीं है। तो मैं सच कह रहा हूं, आपका जो साथ आपका देगा वो आपका खुद का कॉन्फिडेंस साथ देगा, आपकी खुद की मेहनत साथ देगी, कोई साथ नहीं देने वाला। ये बैठा, ये फिक्स कर लो यहां पर, ठीक है, समझ रहे हो। ये ग्रुप जैसे आपने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, आपने, चलो मेरे बहुत सारे बच्चों से बात हुई, सर हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, हम लोगों ने कोई चैनल बनाया था, ये चैनल बनाया था, वो चैनल बनाए थे, ढेर सारी स्ट्राइक आई, सब खत्म, अब उदास बैठे हैं, सर अब कभी नहीं बनाएंगे। तो मैंने कहा, तभी मैंने मना किया था ना, मैंने कहा बेटा ये सब 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 कुछ टेम्परेरी है, टेम्परेरी। डॉक्टर बन जाओ, फिर बनाओ आप जो बनाने हैं आपको, अपना बनाओ, अपना डॉक्टर बन के अपनी बात प्रूफ करो। अगर आपको यूट्यूबर ही बनना, मतलब प्रूफ करो यार अपना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ना तो ये यूट्यूब जो भी कुछ है थे, मुझे तो इरिटेशन सा भी हो जाता है इन चीजों से बहुत ज्यादा। ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सब सब टेम्परेरी हैं, सब टेम्परेरी हैं। तो टेम्परेरी में मत फंसो, परमानेंट की तरफ जाओ। और परमानेंट सिर्फ एक ही चीज होती है, आपका अपना नॉलेज, आपकी अपनी पोजीशन, आपका अपना, समझ रहे हो, सिलेक्शन, आपके अपने पेरेंट्स। और तो सब ड्रामा है यार, समझ रहे हो, ड्रामा का पार्ट मत बनना, ठीक है, एकदम फोकस्ड, ठीक है। चलो खैर कंटिन्यू करता हूं, समझ रहे हो ना मेरी बात। एक बार सीखो तो सही, एक दूसरे, भाई हम इंसान हैं, हमें सीखना चाहिए आसपास चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या उनका वो परमानेंट था, समझ रहे हो। संकल्प भारत से पहले सर दोस्ती के लगते थे, अब दो हो गई दोस्ती खत्म 2 मिनट के अंदर। क्या क्या चीज है, क्या कुछ भी स्टेबल नहीं है, इसलिए कह रहा हूं बेटा, ओनली फोकस्ड ऑन योर टारगेट, वही तुम्हारा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो शेयर कर रहे हैं ना, ज्वाइन दिस ग्रुप, ज्वाइन दिस ग्रुप, भाइयों आ जाओ क्लास के अंदर, ठीक है, कोई ग्रुप श्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ टारगेट। पेरेंट्स अच्छे होते हैं इस दुनिया में, मतलब, और सब बेकार है, वापस आओ, ठीक है, यहां पर आओ, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर थी, ठीक है। अब मत शेयर करना वो कौन सा बच्चा था, उसका नाम भी मैं इसका, ठीक है, बताना चालू कर दूंगा। ग्रुप यहाँ ग्रुप के लिए नहीं आए हो, ठीक है, यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है। और मैं भी यही चाहूंगा वही बच्चा इसमें ग्रुप में जुड़े जो वास्तव में पढ़ने के लिए, मतलब वाकई में जेन्युइनली पढ़ना चाहता है, जेन्युइनली कुछ करना चाहता है, और सब बकवास है, ठीक है, वापस आओ, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट था, सारी चीजें क्लियर थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। फिर आगे बढ़े थे हम, आगे हमने सर्कुलेटरी पाथवे की बात की थी। सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन पर क्वेश्चन आता है। सिंगल सर्कुलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो समझना, हार्ट और टिश्यू के बीच में जो सर्कुलेशन चल रहा है, एक साइकिल बन रही है, सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट और टिश्यू और हार्ट और लंग्स के बीच में 2 साइकिल चल रही है, हार्ट और टिश्यू के बीच में एक साइकिल, हार्ट और लंग्स के बीच में एक साइकिल, तो इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेशन जो देखने को मिलता है फिश के केस में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में जाता है, प्यूरिफाई होता है, हार्ट अगेन उसको टिश्यू में भेज देता है, टिश्यू में उसको यूटिलाइज करते हैं उसके ऑक्सीजन को, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, यानी वहां हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही रिसीव कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप कर रहा है, रिसीव कर रहा है, पंप कर रहा है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है बिल्कुल। इसलिए फिश के हार्ट को हम वेनस हार्ट भी बोलते हैं। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट शाउट होना चाहिए आपको। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए ना। फिर हमने बात की थी बेटा 2 टाइप के सर्कुलेशन बता दिए मैंने। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में मैंने बताया था क्रॉस वाइज कर देना ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे राइट एट्रियम तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कौन सा सर्कुलेशन बनाते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम, समझ रहे हो, ये क्या बनाते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्रॉस वाइज ऐसे कर देना, ठीक है। तो 2 टाइप के सर्कुलेशन हो गए, या इन सर्कुलेशन में हार्ट के कौन कौन से चैम्बर पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है,
यार मैक्सिमम लोग लाइव आया करो यार, ठीक है, क्योंकि लाइव की बात ही अलग होती है। लाइव की आपकी एनर्जी यहां आ रही है, यहां की एनर्जी वहां जा रही है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ लिम्फ, अरे हाँ लिम्फ रह गया, लिम्फ पर भी आ रहा हूं, ठीक है, एक बार ये डिस्कस कर दूं पूरा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और मैंने बताया था, इसके अंदर आपको याद हो कि पल्मोनरी हर्ट और सिस्टेमिक हर्ट जब ऐसे पूछेगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी का एक पैरा है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, उस पैरा को समझ में नहीं आता। मैं एनसीईआरटी पैरा में डिस्कस करूंगा ये वाली बात, ठीक है। उसमें एक टर्म दे रखा है पल्मोनरी हर्ट और सिस्टमिक हर्ट। पल्मोनरी हर्ट यानी हार्ट के वो चैम्बर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं वो पल्मोनरी हर्ट है। हार्ट के वो चैम्बर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं वो सिस्टेमिक हर्ट होता है। क्लियर है बिल्कुल। सिस्टेमिक हर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी हर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आप जानते हो राइट साइड वाला जो पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है और लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर थी। अब इसके बाद हमने इसके बीच में हमने लिम्फेटिक सिस्टम भी कराया था। लिम्फ होता क्या है? लिम्फ एक मिडिल मैन है भाई, जहां ब्लड नहीं पहुंच सकता वहां ये मिडिल मैन पहुंचता है। किसके लिए? गैसेस एक्सचेंज के लिए, और किसके लिए? न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्सक्रीटरी मटेरियल के लिए, ठीक है, या कह सकते हो हॉर्मोन्स वगैरह के, हॉर्मोन्स इज अ केमिकल मैसेंजर, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिडिल मैन काम करता है। मिडिल मैन कौन है यहां पर? लिम्फ, जो ब्लड का ही फिल्ट्रेट है, ठीक है। ब्लड में से अगर आप आरबीसी, प्लेटिलेट्स और मैक्रो प्रोटीन को निकाल दो तो बचा हुआ पार्ट लिम्फ कहलाता है। कलरलेस होता है, ठीक है, तो डिफरेंस मैंने बता दिया था, कलरलेस होता है, ठीक है। इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इट इज अ कैंट एरिया ऑफ डब्ल्यूबीसी, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज्यादा होता है, आरबीसी नहीं होते, प्रोटीन काउंट कम होता है। क्यों? क्योंकि मैक्रो प्रोटीन नहीं होते, ओनली माइक्रो प्रोटीन होते हैं, लाइक एल्ब्यूमिन। समझ रहे? लिम्फ में मैक्रो प्रोटीन नहीं होते, ठीक है, ओनली 4% के आसपास माइक्रो प्रोटीन, एल्ब्यूमिन 4% होते हैं बॉडी के, वो अंदर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। समझ रहे हो? प्लेटिलेट्स यहां नहीं होते, समझ रहे हो? जबकि इसलिए अगर मैं क्लॉटिंग की बात करता हूं, क्या लिम्फ वेसल्स अगर रप्चर कर जाएं तो क्या उसमें क्लॉटिंग होगी? होगी, क्योंकि प्लेटिलेट्स, अगर मैं प्लेटिलेट्स की बात करता हूं तो प्लेटिलेट्स के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। स्मॉल अमाउंट में थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू से भी रिलीज होता है, बताया था मैंने, इंजर्ड टिश्यू से भी रिलीज होता है। इसलिए क्लॉटिंग तो होगी लिम्फ के अंदर, पर क्लॉटिंग ड्यूरेशन बहुत लंबा होगा, स्लो क्लॉटिंग होगी, ठीक है। ब्लड के अंदर क्लॉटिंग ड्यूरेशन कम होगा, फास्ट क्लॉटिंग होगी, बस ये ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। ब्लड का उल्टा कर दो। तो लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस समझ में आ गया, सर्कुलेशन समझ में आ गया, यहां तक एकदम ब्रेन में सेट है। आगे बढ़ते हैं। आज का टारगेट हमारा क्या है? ब्लड वेसल्स का कवर कराने वाले हैं आज हम पूरा। वेसल्स में हम पोर्टल सिस्टम भी कराएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट और कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, ये हमारे टारगेट हैं, आज के गोल हैं। देखते हैं कितना गोल पूरा कर पाते हैं, ठीक है। चलो सुपर बेटा सुपर, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी, है ना मजा? किसका हो कहीं पर भी, यही टेक्नोलॉजी है। आर्टरी को थोड़ा ही रखते हैं, ओके। तो भाई हम पढ़ने वाले हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी क्या होते हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल बताऊंगा, एकदम सुपर कंसेप्ट, जो एमबीबीएस क्या जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है, और सब जगह यही कंसेप्ट काम आते हैं। हाँ, तो क्या है आर्टरी, वेन और कैपिलरी? आर्टरी, वेन और कैपिलरी क्या है?
समझना मेरी बात। आर्टरी मतलब इसको बोलते हैं हम धमनियां, हिंदी मीडियम के बच्चों को अच्छा लगेगा। आर्टरी मतलब धमनियां, ठीक है, जिनमें बच्चे से कहते हैं सर इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई रक्त में शुद्ध शुद्ध कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और ब्लड में अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, CO2 का अमाउंट ज्यादा है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। शुद्ध अशुद्ध का मतलब ये नहीं होता कि भाई इसके अंदर इंप्योरिटीज नहीं है, इसमें इंप्योरिटीज ज्यादा है, गंदगी ज्यादा है ना बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन के लेवल के बेस पर इसको ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड बोलते हो, ठीक है। तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी में डिफरेंस क्या होता है ये बताने की कोशिश करने वाला हूं मैं। हाँ, क्या डिफरेंस होता है, जैसे मान लो मैं एक सबसे पहले आर्टरी की बात कर लूं। ट्यूनिका मीडिया पिंक बनाते हैं। आर्टरी का ट्यूनिका मीडिया थोड़ा थिक होता है, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, डायग्राम में सारी बातें ऐड कर देंगे हम, ठीक है। छोड़ो, वेन्स की बात कर लेते हैं। कंपैरेटिव बड़ा होता है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। देखो, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी की बात करूं तो अंदर होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस। एनसीईआरटी की लाइन भी इसमें ऐड कर देंगे। यहां पर भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू सबसे अंदर की लेयर होती है, इसको बोलते हैं एंडोथीलियम। सभी लोग जानते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। कैपिलरी में सिर्फ एक ही लेयर होती है, एंडोथीलियम, कोई और लेयर होती ही नहीं है, सिंगल लेयर एंडोथीलियम, ठीक है। आर्टरी की अगर बात करते हैं, आर्टरी का जो अंदर का ल्यूमन होता है नैरो होता है, जबकि यहां ब्रॉड होता है। आर्टरी की अगर वेन की बात करोगे तो वेन के अंदर ल्यूमन में वॉल्व्स देखने को मिलते हैं, वॉल्व। आर्टरी में ये वॉल्व नहीं मिलते, आर्टरी में वॉल्व नहीं मिलते, वेन्स के अंदर वॉल्व देखने को मिलते हैं, समझना। ट्यूनिका मीडिया की मैं बात करूं, ट्यूनिका मीडिया की बात करूं तो ये यहां पर मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। समझ रहे हो ना। जबकि यहां बात करेंगे, यहां पर भी मसल्स है, पर ये लेयर काफी कंपैरेटिव थिन है। ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिव थिन होती है। क्यों होती है पूरा समझाऊंगा, एक एक कंसेप्ट, एक एक लॉजिक इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है बिल्कुल, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, जैसे ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर मोस्टली कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। क्योंकि मैंने बताया हर कोई भी चीज उसकी कवरिंग कोलेजन फाइबर से मिलकर बनेगी, भाई स्ट्रेंथ वो चाहिए ना उसके अंदर। कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, ठीक है।
अब कंप्लीट डायग्राम होता है, ठीक है। अब देखो एक एक चीज लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करूंगा सबसे आउटर लेयर, ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर। ये आउटर लेयर आर्टरी में भी होती है और ये आउटर लेयर वेन में भी होती है, समझ रहे हो। ये आउटर लेयर आर्टरी में भी होती है और वेन में भी होती है, ठीक है, समझ रहे हो, यस या नो। चलो ठीक है, वापस आ जाओ। अब हम बात करते हैं मिडिल लेयर की। ध्यान से देखो, मिडिल लेयर जो स्मूथ मसल से मिलकर के बनी है, मिडिल लेयर। अब ये मिडिल लेयर दोनों में है, ऐसा नहीं है खाली आर्टरी में है। मिडिल लेयर वेन में भी होती है, मिडिल लेयर आर्टरी में भी होती है, क्लियर है बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, सबसे अंदर की लेयर, सबसे अंदर की लेयर, इनर लेयर। ये इनर लेयर देखो आर्टरी में भी है और ये वेन में भी है, दोनों में। पर ये इनर लेयर यहां पर भी है, समझ रहे हो ना, यही लेयर यहां पर भी होती है, इसको बोलते हैं एंडोथीलियम। अब समझो, आउटर लेयर को हमने नाम दिया ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मतलब लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, या इंटीमा भी बोल सकते हो, ट्यूनिका इंटरना। सबसे अंदर की लेयर, ठीक है। आउटर लेयर की बात करते हैं, जो बाहर दिख रही है, ये कोलेजन फाइबर के मिलने से बनती है, ओनली कोलेजन फाइबर। इसमें कौन होंगे, कोलेजन फाइबर। ओनली कोलेजन फाइबर होंगे। जो आउटर लेयर होगी बेटा, उसमें ओनली क्या होंगे, वही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। डाइवर्ट मत हो बेटा इधर, एकदम, हाँ, कोलेजन फाइबर, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। वापस इधर आओ। जबकि मिडिल लेयर की बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स, सबसे अंदर की लेयर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्या बोलते हैं इसको, एंडोथेलियम। जो एक्चुअल में क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है, इसको बोलते क्या है, एंडोथेलियम, सबसे अंदर की लेयर। तो कैपिलरी का केस होगा ना, तो इसमें भी सिंगल लेयर ही होती है, सिंगल लेयर होती है। क्या बोलते हैं इसको, एंडोथेलियम। यानी एंडोथेलियम तीनों में होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना और मीडिया सिर्फ आर्टरी और वेन में होते हैं, कैपिलरी में नहीं होते, समझ रहे हो। यहां पर ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिव थिक होता है, थिक। यहां पर ल्यूमिन नैरो होता है, नैरो, ठीक है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं, यहां वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व होते हैं, समझ रहे हो, वॉल्व होते हैं। हाँ, ट्यूनिका मीडिया वहां थिक है, यहां पर थिन होता है, ट्यूनिका मीडिया थिन होता है। भैया थिक क्यों होता है, यहां हाई प्रेशर से ल्यूमिन नैरो है, नैरो है तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि जितनी भी आर्टरी होती हैं उनमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, जितनी भी वेन्स होती हैं उनमें ब्लड प्रेशर लो होता है। क्यों, क्योंकि उनका ल्यूमिन बड़ा होता है, समझ रहे हो, ल्यूमिन कंपैरेटिव लार्ज होता है, यहां पर लार्ज ल्यूमिन। समझ रहे हो, ये हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, ये हार्ट से कनेक्टेड नहीं होते। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं ना, कंसेप्ट एक ही है, ठीक है, कंसेप्ट एक ही है। आर्टरी की अगर मैं बात करूं,
इधर वेन की बात करूं, समझना, all artery originate from, all artery without any exception, कहां से निकलते हैं? all artery originate from heart और all vein originate from टिश्यू विदाउट एनी एक्सेप्शन। समझना, विदाउट एनी एक्सेप्शन। जैसे आप कैसे भी कह सकते हो, मान लो ये हार्ट है, 4 चैम्बर, यहां से ये निकल रही है एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, समझना, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी, और यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। हार्ट से निकल रही है तो ये आर्टरी हो गई, ठीक है, ये आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये एओर्टा। जो हार्ट से निकलती हैं, हार्ट से निकलती हैं वो आर्टरी हैं, समझ रहे हो, आर्टरी हैं, एओर्टा, क्लियर है। और जो हार्ट में जाती हैं, टिश्यू से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, मान लो ये टिश्यू है, टिश्यू बना दो यहां पर, इसकी एक ब्रांच दिखा देते हैं, गया जाने दो। ये टिश्यू में जाकर के छोटी छोटी कैपिलरी में टूट जाएगी, छोटी छोटी कैपिलरी में टूट जाएगी, ठीक है। और जो टिश्यू से निकलती है कैपिलरी की फॉर्म में, छोटी छोटी कैपिलरी, एकदम डक्ट तो होगी नहीं, छोटी छोटी कैपिलरी, ये कैपिलरी की फॉर्म में निकली, ये निकली, और कैपिलरी की फॉर्म में निकल के सीधे हार्ट में ओपन कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डक्ट, हार्ट में ओपन कर रही है, वो सारी वेन होती हैं, ठीक है। ये कैपिलरी से ओरिजिनेट होती है, कैपिलरी, समझ रहे हो, कैपिलरी, ठीक है, जो कैपिलरी से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। कैपिलरी आगे जाके किसमें खुलती है? वेन्यूल, और ये क्या हो गया भाई, अच्छा, क्या हो गया भाई, रुक जाओ, है ना, बताओ ये क्या हो गया, क्या करना है बताओ। एक मिनट रुको यार, बुलाना पड़ेगा। हो जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है, एरो बनाना सर, इसको नीचे करो, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, डन, क्लियर है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बेसिक समझना है भाई, जितनी भी आर्टरी होती है कहां से ओरिजिनेट होती है? हार्ट से, हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। कहां खुलती है? टिश्यू के अंदर, कैपिलरी की, जितनी भी वेन्स होती है, वेन्स, आर्टरी,
ये बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट, ऑल वेन ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू, ठीक है। यहां पर ब्लड प्रेशर कैसा होगा? हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, यहां पर लो ब्लड प्रेशर होगा। क्लियर है बिल्कुल? तो बस ये ध्यान रखना है, हमने डायग्राम में सारी बातें ऐड कर दी हैं। आर्टरी और वेन में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो आपके सामने है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, सारी बातें मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। यहां पर हार्ट का कनेक्शन नहीं होता, ठीक है भाई। यहां पर वॉल्व के थ्रू ब्लड फ्लो करता है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं वेन्स, और वॉल्व होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्व खुल जाएंगे, ब्लड ऊपर जाएगा, फिर रिलैक्स करेंगे, वॉल बंद हो जाएंगे, फिर ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ब्लड और ऊपर जाएगा। तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और वॉल की वजह से वेन्स के अंदर ब्लड का धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि आर्टरी में हार्ट की पंपिंग की वजह से होता है। इसलिए यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ट्यूनिका मीडिया उस प्रेशर को झेलने के लिए मजबूत होती है। यहां ट्यूनिका मीडिया कमजोर होती है, पतली होती है, क्योंकि प्रेशर कम होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये सारे क्वेश्चन तो इजी सॉल्व हो जाने, ठीक है। पर मैंने समझा भी दिया है कि एक्चुअल में होता क्या है आर्टरी, वेन और कैपिलरी। कैपिलरी सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है, तो आसानी से यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, आसानी से न्यूट्रिएंट, गैसेस, इन सबका क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों? क्योंकि एक लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, तो आसानी से न्यूट्रिएंट का डिफ्यूजन हो पाता है कैपिलरी से, ठीक है। चलो ये वाली बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या होती है, ठीक है। देखो मैंने बताया जितनी भी आर्टरी होती हैं वो कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं? ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट, ऑल वेन ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू ओपन इन हार्ट, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? फिक्स, विदाउट एनी एक्सेप्शन। पर पोर्टल वेन एक ऐसी वेन होती है जो टिश्यू से ओरिजिनेट होती है और अगेन टिश्यू में ही आके ओपन करती है, ठीक है। तो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये है हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो समझो मेरी बात, यहां क्या है? ये है हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी। तो यहां एक एक वेन है, ध्यान हो आपको, कैपिलरी से बन रही है, कैपिलरी में टूट रही है, पर वेन है। और ये स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलता है? ये मान लो इंसान का ब्रेन है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है। नहीं आ पाएगा। मान लो ये इंसान है, मान लो, ठीक है। इंसान की खोपड़ी में यह हाइपोथैलेमस है और ये जुड़ा हुआ है पिट्यूटरी से एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये तो आप जानते ही हो। यहां पर आपको एक वेन देखने को मिलती है जो कैपिलरी से बनती है, और फिर ये वेन बनी और ये वेन अंदर जाकर के पिट्यूटरी में जाकर के फिर से कैपिलरी में ही टूट जाएगी। नहीं तो कोई भी वेन कैपिलरी से कैपिलरी में डिवाइड नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही एक वेन और होती है, जो आप खाना खाते हो ना स्टमक से, ये एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है। फिर ऐसे ही आपकी गट से भी खाना सारा का सारा एब्जॉर्ब होता है, ये एब्जॉर्ब होता है, ये एब्जॉर्ब हुआ, ये एब्जॉर्ब हुआ, ये इन सब से जो फूड है वो एब्जॉर्ब होकर सीधा कहां जाएगा? लिवर के अंदर। ये गया लिवर के अंदर, अगेन कैपिलरी की फॉर्म में, ये लिवर में गया, लिवर के अंदर।
समझना। तो एक्चुअल में पोर्टल वेन क्या होती है? विच ओरिजिनेट फ्रॉम कैपिलरी एंड ओपन इन कैपिलरी। कैपिलरी से ओरिजिनेट होकर के अगेन कैपिलरी में ही टूट जाए, अगेन कैपिलरी में ही टूट जाए, कैपिलरी, अगेन कैपिलरी, मतलब टिश्यू भी बोल सकते हो, टिश्यू से बने और फिर से टिश्यू में ही टूट जाए। भाई वेन्स का फीचर नहीं है, ऐसी वेन्स जहां देखने को मिलती हैं इनको हम बोलते हैं पोर्टल वेन, कैपिलरी टू कैपिलरी। तो ऐसे पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में दो ही देखने को मिलते हैं, एक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस, और ये क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल या वेन कह दो, पोर्टल वेन। तो एक तो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन ये हो गई आपकी, जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में है पहला। और आप जो खाते हो, पचाते हो और लीवर के पास जाता है, इन दोनों के बीच में भी एक पोर्टल वेन होती है, इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो एक्चुअल में आपकी बॉडी में दो टाइप के पोर्टल सिस्टम या पोर्टल वेन होते हैं, एक हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में होती है, एक हेपेटिक पोर्टल वेन जो आपकी गट और लीवर के बीच में होती है। समझ रहे हो? ये एक ऐसी वेन है जो कैपिलरी से ओरिजिनेट होती है फिर कैपिलरी में टूट जाती है। नहीं तो बॉडी की जितनी भी वेन होती हैं वो कैपिलरी से ओरिजिनेट होती हैं और फाइनली हार्ट में आकर के ओपन करती हैं। जितनी भी आर्टरी होती हैं उनका ओरिजिन हार्ट से होता है एंड ओपन इनटू टिश्यू। क्लियर है? बिल्कुल ऑल आर्टरी, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। और ऐसे मैंने उसका वेन का केस बताया, ऑल वेन विदाउट एनी एक्सेप्शन। बट यहां जो पोर्टल वेन है ये कैपिलरी से ओरिजिन होकर फिर कैपिलरी में टूट रही है, यहां हार्ट का कोई कनेक्शन ही नहीं है इसके अंदर। तो सारी आर्टरी और सारी वेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्ट से जुड़े हुए हैं, पर ये दोनों हार्ट से जुड़े हुए नहीं होते। इनको पोर्टल वेन या पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपके गट और लिवर के बीच में। क्लियर है? यहां से हार्मोन ट्रेवल करते हैं हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में, यहां से फूड, समझ रहे हो, और जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो सारे सारे लिवर में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसलिए इसको वेन बोलते हैं। तो ये हो गए पोर्टल वेन जो कैपिलरी से ओरिजिनेट होकर के अगेन कैपिलरी में ब्रेक कर रहे हैं। ओके, यहां तक कोई डाउट शाउट? बीएमएस ब्रेन में सेट हो गया, बस इतनी दो बातें नाम याद रखने हैं और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ हार्ट इन एनिमल। तो इधर टू चैम्बर्ड हार्ट तो मैं बता ही चुका हूं आपको, बस नाम याद रखना है। एनसीईआरटी में एक पैरा दे रखा है बस, इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो यहां हम डबल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, इससे पहले टू चैम्बर्ड हार्ट सिंगल सर्कुलेशन में आता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हार्ट इन ह्यूमन, तो टू चैम्बर्ड हार्ट भी था, टू चैम्बर्ड हार्ट था। कहां मिलता है? फिश के अंदर। ठीक है, इसको हम वेनस हार्ट बोलते हैं। फिश के अंदर जो मैं बता चुका हूं, इसमें सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा, सिंगल सर्कुलेशन। ये मैं करा चुका हूं आपको जस्ट कल वाले लेक्चर में। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर थ्री चैम्बर्ड हार्ट की। किसकी बात कर रहे हैं हम? थ्री चैम्बर्ड हार्ट। थ्री चैम्बर्ड हार्ट
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है, या इनकम्प्लीट 4, 3 चैम्बर बोल सकते हैं उसको, 3 चैम्बर या इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड। इसको आप बोलोगे 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो टोटल 4 टाइप के हार्ट होते हैं, ठीक है, कॉर्डेट्स के अंदर, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 या इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट और प्योरली 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। यहां सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ठीक है, यहां और यहां, या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलेगा, इनकम्प्लीट। और अकेला एक लोता एग्जांपल है, यहां पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलेगा। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सर ये क्या है? सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट। सिंगल तो समझ में आ गया, इनकम्प्लीट और कंप्लीट का अंतर क्या है, समझो मेरी बात। अगर मैं इनकम्प्लीट की बात करता हूं तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, इनकम्प्लीट के केस में यहां जो ब्लड पंप हो रहा है बॉडी के अंदर, जो ब्लड पंप हो रहा है वो मिक्स ब्लड पंप हो रहा है, मिक्स्ड ब्लड। यहां पर भी जो ब्लड पंप हो रहा है, जो ब्लड पंप हो रहा है वो मिक्स्ड ब्लड पंप हो रहा है, मिक्स्ड ब्लड, मिक्स्ड हो गया। हां, पर यहां सेपरेट है, डीऑक्सीजनेटेड अलग है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हार्ट ऑक्सी और डीऑक्सी का मिक्स करके पंप करता है तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। पर हार्ट सेपरेटली डीऑक्सी को अलग करता है, ऑक्सी को अलग करता है, तो इसको हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा इनकम्प्लीट कहां कहां होगा भाई, ये तो सिंगल हो गया, इन तीनों में डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, पर इन दोनों के अंदर इनकम्प्लीट डबल है, वहां पर कंप्लीट डबल है, ठीक है। तो कितने चैम्बर हार्ट हैं? 3 चैम्बर। ये इनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट 4, इसको एनसीईआरटी 3 लिखती है। पर इसका एक एक्सेप्शनल केस भी है, एक्सेप्ट लिखा देता हूं, एग्जांपल लिखाऊंगा। एग्जांपल की बात कर लेते हैं भाई, ये केस कहां देखने को मिलेगा? प्योरली 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये मिलेगा आपका एम्फीबिया में। एम्फीबिया के अंदर। अच्छा, ये कहां देखने को मिलेगा? आप बोलोगे ये देखने को मिलेगा रेप्टाइल्स के अंदर। पर एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कैसा था? 4 चैम्बर्ड। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। रेप्टाइल के अलावा और कहां देखने को मिलेगा? रेप्टाइल्स आ गए, रेप्टाइल के तो बर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो, बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये कहां देखने को मिलेगा? बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। बस एग्जांपल भी क्वेश्चन आएगा कि फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन, 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिश के बाद एम्फीबिया आते हैं, ठीक है। एम्फीबिया के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट, पर मिक्स ब्लड पंप कर रहे हैं, ऑक्सी और डीऑक्सी मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि एट्रिया तो 2 है, यहां देखो, एक एट्रिया दूसरा एट्रिया, पर वेंट्रिकल इन दोनों का एक ही है, सिंगल वेंट्रिकल है। तो यहां करके ब्लड कैसा होगा? मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स ब्लड ही पंप करेंगे। तो मिक्स ब्लड की पंपिंग हो रही है, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। यहां पर सेप्टम तो बन गया है बीच में, इन दोनों के बीच में सेप्टम बन गया था थोड़ा, पर थोड़ा ही सेप्टम बना है, ज्यादा नहीं बना। सेप्टम इनकम्प्लीट बना है, इनकम्प्लीट सेप्टम की वजह से यहां ब्लड की क्या हो रही है? मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, तो ये भी मिक्स ब्लड को ही पंप कर रहा है, ठीक है। तो ये भी इनकम्प्लीट है, तभी तो इसको इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड बोल सकते हो, क्योंकि अभी बन रहा है, 4 चैम्बर्ड हुआ नहीं है। यहां आकर के सेप्टम बिल्कुल बन चुका है,
तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है, इसलिए इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। ये फिश के अंदर देखने को मिलेगा, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। बर्ड्स और मैमल्स के अंदर प्योरली 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक पैरा था, मुझे बताना था, इसमें 2 बातें हैं, ठीक है। कितने कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या होता है, और किस टाइप के हार्ट किस एनिमल के अंदर मिलते हैं, ये कंक्लूजन है। डायग्राम बनाना है ना, जरूरी नहीं है डायग्राम, सिर्फ ये पॉइंट्स लिख लेने हैं आपको, 3 पॉइंट्स लिख लेने हैं। डायग्राम तो एक समझाने के लिए कि यार मिक्स कैसे हो रहा है। ये इनकम्प्लीट क्यों बोला, क्योंकि सेप्टम बना नहीं है, बन रहा है। कंप्लीट क्यों बोला, क्योंकि सेप्टम बन चुका है। बस इसको समझाने के लिए मैंने बताया है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स लिख लेना। चैम्बर ऑफ हार्ट लिख लेना, ठीक है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन लिख लेना और एग्जाम्पल लिख लेना, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। ओके, चलो क्वेश्चन एग्जाम्पल पर आता है, एनसीईआरटी ने भी एग्जाम्पल की बात की है। अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। यहां तक बताओ कोई डाउट शाउट किसी को भी? अब बात आएगी ह्यूमन हार्ट की, ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। अभी आएगा हार्ट भी, 3D भी आएगा, ठीक है। अगली क्लास में आएगा 3D, ठीक है। आज तो सिर्फ समझाऊंगा खाली कंसेप्ट, 3D कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में लूंगा मैं, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, पहले बेसिक बातें बताऊंगा ह्यूमन हार्ट की, ठीक है। आपने मूवीज देखी होगी, एक मूवी देखी थी मैंने, लक, हाँ लकी थी, ठीक है। लक में देखो उसको संजय दत्त था उसके अंदर, याद हो संजय दत्त था। संजय दत्त को गोली कहां मारी थी? गोली मारी थी यहां लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में गोली पड़ती है तो कहता ओ बे यार बच गया मैं, तो मेरा हार्ट लेफ्ट साइड नहीं है, मेरा हार्ट तो राइट साइड है। समझ रहे हो ना? क्योंकि कहा जाता है पॉपुलेशन में एक्सेप्शनल केस तो मिलते ही हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हार्ट लेफ्ट साइड ना होकर के राइट साइड होता है, ठीक है। समझ रहे हो? और यही बात कहा जाती है, आपस में लोग यही बोलते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। जबकि एक्चुअल में हार्ट ना लेफ्ट साइड होता है ना राइट साइड होता है। हार्ट, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो लंग्स होते हैं भाई, हार्ट कहां से आया लेफ्ट और राइट? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मूवीज में कितना तगड़ा बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, और तुम बन भी जाते हो ठीक है, तुम बन भी जाते हो, करें क्या, ठीक है। समझ में आया? तो हार्ट एक्चुअल में मिड में होता है, लंग्स के बीच में एक कैविटी होती है, मीडियास्टेनम, मीडियास्टेनम। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करता हूं तो ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट बिटवीन लंग्स इन मीडियास्टेनम, ठीक है, इन मीडियास्टेनम। समझ रहे? बिटवीन लंग्स, बिटवीन लंग्स एक कैविटी होती है, बिटवीन लंग्स, कैविटी का नाम है मीडियास्टेनम, ठीक है। और उसमें भी धसा हुआ होता है इन कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच के अंदर फंसा हुआ होता है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट। तो लेफ्ट और राइट नहीं होता। तो आप कहोगे सर नहीं नहीं हम धड़कन सुनते हैं लेफ्ट साइड आ रही है, समझ रहे हो, तो लेफ्ट साइड है। हम धड़कन सुनते हैं राइट साइड आ रही है तो राइट साइड है। भाई धड़कन तुम हार्ट की नहीं सुनते हो, एओर्टा, हार्ट हमारा मिड में है, और हार्ट की पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, हार्ट की पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आपको हार्ट बीट कैसे नजर आएगी? लेफ्ट साइड, आवाज कहां आएगी? लेफ्ट साइड। तो आपको लगेगा हार्ट लेफ्ट साइड है ना, हार्ट तो बीच में है, मुट्ठी ग्लिंच ऐसा हार्ट है, बीच में है, मिड में है। इसकी जो पॉइंटेड एपेक्स है, पॉइंटेड एपेक्स है, ऐसे मान लो पॉइंटेड एपेक्स है ऐसे, ठीक है, ये मुट्ठी बंधी हुई है पर पॉइंटेड एपेक्स है। पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, जो लेफ्ट की साइड टिल्ट है, इसलिए आपको इसकी पोजीशन लेफ्ट नजर आती है। पर किसी किसी के अंदर क्या होती है, ये पॉइंटेड एपेक्स जो होती है टिल्ट टुवर्ड्स राइट, इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं, जो रेयरली पॉपुलेशन में देखने को मिल जाते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो ना? तो हार्ट तो बीच में होता है, इसकी पॉइंटेड एपेक्स या तो इधर मुड़ी हुई होती है या इधर मुड़ी हुई होती है, ठीक है। पॉइंटेड आगे वाला पॉइंट वाला पार्ट होता है, उसका टिल्टिंग लेफ्ट और राइट होती है, टिल्टिंग लेफ्ट और राइट होती है। समझे? समझ में आई या नहीं आई?
ठीक है, आई, बहुत बढ़िया, आई, ठीक है, आई। तो बेसिक बातें बताऊंगा मैं भाई। हार्ट की अगर मैं पोजीशन की बात, ओरिजिन की बात करता हूं, हार्ट का ओरिजिन क्या होता है, हार्ट की पोजीशन क्या होती है, डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक भाई, ऑर्गन है तो ओरिजिन तो मुझे नॉर्मली होगा, ओरिजिन। मीजोडर्मल ओरिजिन होगा। एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी में दिया रखा है इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है। वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट तो लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, 250 से 300 ग्राम के आसपास होगा इसका वेट, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइनें तो यार ऐड कर लो, ठीक है। वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, पोजीशन क्या है हार्ट की, पोजीशन ये समझने वाला पॉइंट है। पोजीशन याद हो, मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की थी, इस तरीके से दिखाया था डायग्राम मैंने, ये लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड करती है यहां से, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फिर यहां आकर के आपको लंग्स देखने को मिल जाते हैं। याद आया कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। दोनों लंग्स के बीच में ये स्पेस होता है, मीडियस्टेनम बोलते हैं, इसी स्पेस के अंदर ये लेफ्ट साइड टिल्ट होता है, ऐसे। ये होता है हार्ट हमारा, ठीक है। 4 चैम्बर्ड होता है, टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहां एओर्टा ऐसे निकल रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आ गया हार्ट। एक्चुअल में हार्ट की पोजीशन ये होती है, ठीक है। हार्ट की जो रियल पोजीशन होती है वो ये होती है, राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। रामू श्यामू, घुंघराले बाल हैं, आंखियां मिलाऊं, ठीक है, आंखें, फेरिंग्स भी दिखा दो इसका, समझे। तो हार्ट की एक्चुअल में पोजीशन क्या है, ये है, ये पॉइंटेड एपेक्स, पॉइंटेड एपेक्स, ये टिल्ट होती है, टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। जो पॉइंटेड एपेक्स होती है वो हमारे केस में टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड टिल्ट होती है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात, हमारे केस में, ठीक है। हाँ, एबनॉर्मल पोजीशन आप जानते ही हो, एबनॉर्मल पोजीशन नोटेबल पॉइंट करा के लिखा देता हूं मैं। एबनॉर्मल पोजीशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, नोटेबल पॉइंट, डेक्स्ट्रो कार्डिया। ये एडिशनल पॉइंट्स हैं, नोटेबल पॉइंट सारे एडिशनल पॉइंट हैं जो समझ में, डेक्स्ट्रोकार्डिया। बस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम मूवी देखते हो, ठीक है, तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना पाए, तो पता होना चाहिए हार्ट की एक्चुअल में पोजीशन है क्या। क्लियर है बिल्कुल। पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए आप लेफ्ट बोल सकते हो। अगर पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स राइट तो इसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ हार्ट, पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स राइट, पॉइंटेड एपेक्स राइट, डेक्स्ट्रोकार्डिया, ये एबनॉर्मल पोजीशन है। तो हार्ट कहां होता है, हार्ट प्रेजेंट इन मीडियस्टेनम बिटवीन लंग्स,
इन कार्डियक नॉच, ठीक है। कार्डियक नॉच के अंदर फंसा हुआ होता है मीडियस्टेनम, दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको मीडियस्टेनम बोलते हैं। बिटवीन लंग्स होता है, कार्डियक नॉच में होता है, ठीक है। पॉइंटेड एपेक्स टिल टुवर्ड्स लेफ्ट। ये अब सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट की सही पोजीशन क्या है, ह्यूमन हार्ट कहां होता है, ठीक है, उसका वेट क्या होता है, उसका ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्मल। क्लियर बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। यस बेटा, लक मूवी में आपको बेवकूफ बनाया गया था, अगर आपने लक मूवी देखी है तो। नहीं देखी और देखोगे, अच्छी मूवी है, ठीक है, इसमें कुछ चीजें दिखाई गई हैं लक के ऊपर, ठीक है, अच्छी मूवी है, ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि चलो खैर ठीक है, अच्छी मूवी है। तो कभी कभी उसमें बस ये दिखाया है लास्ट में उसकी गोली से उसकी डेथ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसका हार्ट राइट साइड बताया जाता है उस मूवी में, ठीक है, पर हार्ट मिड में होता है, ना लेफ्ट होता है ना राइट, लेफ्ट और राइट तो लंग्स होते हैं। एकदम क्लियर कट समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें बेटा। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये पोजीशन वोजिशन आ गई, अब स्ट्रक्चर पर आते हैं। जो मैं स्ट्रक्चर कराऊंगा वो मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, मतलब उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, समझ में आया। पर वास्तविकता वाला हार्ट एनसीईआरटी वाला भी समझाऊंगा, पर यह हार्ट समझना जरूरी है, समझ गए। क्योंकि ये मान के चलो, अभी तो छोड़ो, तुम किसी भी लेवल के क्वेश्चन लगा लेना, इस हार्ट के डायग्राम से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पर पहले बोल दे रहा हूं, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, वास्तविकता से इसका संबंध दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। करें स्टार्ट। हाँ बेटा, हाँ सिंपैथेटिक नर्व पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेशन में बताऊंगा मैं, रेगुलेशन में, ठीक है, टेंशन मत करो। हाँ, एक डायग्राम में ड्रॉ करना होगा मेरे साथ, आपको मेरे साथ ड्रॉ करना है इसको, साथ साथ, एकदम सिंपल तरीके से। फिर कवरिंग ऑफ हार्ट भी बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर करा दूं इसका। ठीक है, देखो एट्रिया थोड़े छोटे होते हैं, वेंट्रिकल थोड़े बड़े होते हैं। 4 चैम्बर वाला हार्ट बता रहा हूं, वास्तविकता से संबंध नहीं है पर काम का है। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। देखो ये यहां से ऐसे ऐसे, चलो सिंपल तरीके से। एक्चुअल में रियल पोजीशन समझाना चाह रहा हूं उसकी मैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, बहुत ज्यादा रियल के चक्कर में नहीं पड़ते, सिंपल रखते हैं। डायग्राम साथ ड्रॉ करना, साथ एकदम साथ ही साथ ड्रॉ करो, साथ साथ ड्रॉ करो, एकदम एकदम साथ। ये चारों ओपनिंग हो गई, ठीक है। यहां आर्टरी भी दिखाओ, पल्मोनरी आर्टरी 1
2, सॉरी पल्मोनरी वेन 3, एक और दिखाओ 4, 4 2 पेयर होती हैं, ठीक है। अब यहां पेपिलरी मसल्स दिखाने पड़ेंगे आपको, पेपिलरी मसल्स यहां थोड़े थिन होते हैं, और यहां काफी थिक होते हैं। ये काफी थिक है, यहां पर काफी थिक है। ठीक है, ये सारे वॉल्व हैं, ये सारे वॉल्व हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। ऊपर वाले में वॉल्व नहीं मिलता, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर आर्टरी वेन की। एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, जो आगे जाकर के लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड कर जाएगी, लंग्स में आती है सीधी, ठीक है। यहां आप व्हाइट कलर के या कोई कलर चेंज कर सकते हो, व्हाइट ही दिखा देते हैं। ये कोलेजन फाइबर्स हैं, ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो इन वॉल्व को सही पोजीशन पर रखते हैं। ये आ गया, बिल्कुल सही, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर, ये तो हो गया राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां लंग्स भी दिखा दो इसके अंदर। ये लंग्स हो गए, ठीक है। चलो, लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है लेफ्ट, भाई यहां से 2 निकलेंगी, ऐसी 2 इधर से भी निकलेंगे, चारों यहां पर आ गए, ठीक है। कनेक्ट नहीं करेंगे, बस समझाते रहे आपको। अब आ जाओ, ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर कंपेरेटिव सुपीरियर थोड़ी बड़ी होती है। बिल्कुल रियल चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं रियल चीज दिखाने की, से आपको डायग्राम से चीजें याद रहे, ठीक है। बड़ा डायग्राम ड्रॉ करो मेरे साथ साथ, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करेगी, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लेके आएगी। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लेकर के आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ग्रीन कलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, यहां तो डीऑक्सीजनेटेड ही होगा, मैंने रेड दिखा दिया, कोई नहीं। ब्लड यहां डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। अब सही है। अगर हम वॉल्व की बात करते हैं, वॉल्व की बात करते हैं तो वॉल्व भी बताते हैं। यहां है स्ट्रेशन वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व,
सेमिल्यूनर वॉल, चारों वाल आ गए। इन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो स्टोकेशियन वॉल, टोटल कितने हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वॉल्व आपको याद रखने हैं। टोटल 4 वॉल्व आपको याद रखने हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? सुपीरियर वेना क्या हुआ? ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी। इंफीरियर वेना क्या हुआ? बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी, ठीक है। बच गया भाई, ठीक है। और सारा डीऑक्सीजन ब्लड कहां आएगा? राइट एट्रियम के अंदर आएगा। राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला जाएगा। सॉरी, राइट वेंट्रिकल से सीधा लंग्स में जाएगा। ये सीधा लंग्स में जाएगा, ये इस वाले लंग्स में लेके जाएगा, ये इस वाले लंग्स में लेके जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं ये बता देता हूं उसको भी, ठीक है। ये तो जो दिख रहा है ना, ये तो एओर्टा हो गया, एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी। ये क्या हो गया? ये पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी है, जो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट, इसको पल्मोनरी ट्रंक बोल दो। पल्मोनरी ट्रंक, ट्रंक का मतलब एक ट्रायंगुलर बन जाता है, ठीक है, बड़ा सा पार्ट, ट्रंक, जो आगे जाकर के लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी कहां पर सप्लाई करती है? लंग्स के अंदर, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स में गया ब्लड सारा का सारा, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेट होकर के ये कहां जाएगा? सीधा ये एंटर करेगा लेफ्ट एट्रिया के अंदर। ऐसे ये दो भी कहां आएंगे? लेफ्ट एट्रिया के अंदर, ठीक है। तो यहां आपको जो देखने को मिलने वाले ना, ये क्या है? ये इनको क्या बोलने वाले हो? इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। कितने होते हैं? 2 पेयर, 2 पेयर्स। साफ नहीं आया। कितने होते हैं? 2 पेयर। क्लियर है बिल्कुल? चलो, ये लंग्स हो गए। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब राइट एट्रिया से ये ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो यहां आपको कुछ मसल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इन व्हाइट वाले पार्ट को दिखा दूं पहले मैं। अरे भाई, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। सेकंड में, सेकंड में। गाड़ी साफ करने वाला।
नाम तो उसका नाम तो नहीं पता, बस ऐसे मैंने वॉशिंग के नाम करके लिख रखा है बिल्कुल। हाँ हाँ, चलो मैं बात कर लूँगा अभी क्लास के बाद, क्लास में हूँ जस्ट बात करता हूँ अभी। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो हेलो। अरे 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 भाई, आवाजें आ रही है तुम्हें? हाँ भाई, क्या हो गया? नीचे नीचे चले जाओ, घर के पास नीचे रहते हो ना, नीचे वहीं खड़े हो। नहीं नहीं नहीं, मेन गेट पे, मेन गेट पे। अरे भाई, गड़बड़ हो जाता है ना कभी कभी, गाड़ी गलत पार्किंग में ले जाती है तो वहां पर हंगामा मचा देते हैं लोग। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। हाँ चलो, बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बिल्कुल। इंफीरियर वेना क्या बात, सुपीरियर वेना क्या बात, ये क्लियर है आपको? हाँ, इसको बोलते हैं, हाँ, कोलेजन फाइबर, कॉर्ड टेंडनी। कॉर्ड टेंडनी, ठीक है। अगर मैं कॉर्ड टेंडनी की बात करता हूं तो इट इज अ कोलेजन फाइबर। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? और यहां आपको जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स। कॉर्ड टेंडनी की बात करते हैं, इट इज अ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है, जो वॉल्व को अपनी जगह मेंटेन करने का काम करते हैं। पेपिलरी मसल्स की बात करते हैं, ओनली प्रेजेंट इन वेंट्रिकुलर वॉल्व। उसमें भी एक बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, थिक और थिन के ऊपर, थिक और थिन। लेफ्ट की थिक होती हैं, राइट की थिन होती हैं। बस ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है भाई। कहने को तो 4 डब्बे वाला डायग्राम है, पर काम का बहुत है। अब एक ही चीज क्लियर करेगा, मैं कंपाइल करा दूंगा एनसीईआरटी के डायग्राम से, समझो भाई। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय, यानी 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। क्लियर है बिल्कुल? 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। एट्रिया की अगर मैं बात करता हूं, मैं कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। जहां पर ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहे हैं वो कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। और जहां पर रेड रेड डॉट दिखेंगे वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट हो गया। समझ रहे हो? डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड बता चुका हूं ऑलरेडी मैं, ठीक है। तो क्या होगा? सुपीरियर वेना कैवा ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी राइट एट्रिया में। इंफीरियर वेना कैवा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी राइट एट्रिया में। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया से कहां एंटर करेगा? राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू एंटर करेगा? आप बोलोगे ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू एंटर करेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। 3 कस्प होते हैं यहां पर, जैसे मान लो 3 कस्प मतलब 3 दरवाजे, 3 फ्लैप, 3 दरवाजे, 3 फ्लैप। यहां 2 ही फ्लैप होंगे, 2 ही दरवाजे होंगे बाइकस्पिड के अंदर, ठीक है। अब ये दरवाजे कहीं अपोजिट डायरेक्शन में ना खुल जाए, तो इन दरवाजों को मेंटेन करने के लिए, इनकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए यहां कोलेजन फाइबर होते हैं। कोलेजन फाइबर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। कोलेजन फाइबर, इनको कॉर्डे टेंडनी बोलते हैं। कॉर्डे टेंडनी, इट इज अ
कोलेजन फाइबर, ठीक है, मजबूत होते हैं, इन फ्लैप को, दरवाजों को पीछे जाने से रोकते हैं, मेंटेन करते हैं टुवर्ड्स वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो ना? हाँ या ना? तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनमें प्रेशर बढ़ जाता है, इस प्रेशर की वजह से कि उल्टे ना हो जाए, तो इन वॉल को नीचे मेंटेन करके रखते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे मानो दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा है, कहीं तुमने धक्का, भाई दरवाजा ऐसे ऐसे ये खुल गया, फिर ये बंद हो गया, फिर खुल गया, ये बंद हो गया, कहीं ऐसा ना हो तो प्रेशर से दरवाजा उल्टा है ऐसे हो जाए पीछे, तो हमने क्या किया, यहां पर एक क्लैंप लगा करके एक डोरी बांध दी। दरवाजा ऐसे तो हो सकता है, पर ऐसे जाएगा तो रुक जाएगा, डोरी टाइट हो जाएगी ये वाली, ठीक है। दरवाजा ऐसे मुड़ जाएगा पर ऐसे ज्यादा टाइट हो जाएगा, क्यों? डोरी इसको पीछे नहीं जाने देगी, क्योंकि प्रेशर से ये पीछे भी जा सकता है। तो कॉर्डेट टेंडनी क्या काम करते हैं, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इन फ्लैप को मेंटेन करते हैं टुवर्ड्स वेंट्रिकल, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन टुवर्ड्स वेंट्रिकल। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन पे क्वेश्चन भी बनते हैं, मैं कराऊंगा उस पर क्वेश्चन भी सारे के सारे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो यहां तो कोई प्रेशर है नहीं एट्रिया के अंदर, ठीक है, एट्रिया ब्लड को कहां पंप करते हैं, सिर्फ वेंट्रिकल के अंदर, ओनली वेंट्रिकल के अंदर। पर इस वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है लंग्स के अंदर, राइट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है कहां पर, वेंट्रिकल के अंदर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये परेशान कर रहा है, मानेगा नहीं। हेलो, गार्ड को दे दो आप, मेन गार्ड है, मेन गार्ड ग्राउंड पर गार्ड को दे दो आप, वो गार्ड दे देंगे। हाँ उन्हीं को, हाँ उन्हीं को दे दो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, वो मैं देख के बताऊंगा आपको, है ना। ठीक 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 ठीक, डन। आवाज आई क्या? फोन की आवाज आई थी क्या? चलो ठीक है, तो समझ में आया ना। तो इसको पंप करना है लंग्स के अंदर, पर इसको पंप करना है पूरी बॉडी के अंदर, होल बॉडी में हाई प्रेशर से। तो नेचर ने कहा भाई तुझे भी पेपिलरी मसल्स देते हैं, पर तुझे लंग्स में करना है, तो राइट वेंट्रिकल की पेपिलरी मसल्स थिन होते हैं, समझ रहे हो, राइट वेंट्रिकल के पेपिलरी मसल्स थिन होते हैं, पर लेफ्ट वेंट्रिकल के पेपिलरी मसल्स थिक होते हैं, क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा होता है, हाई प्रेशर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी में सप्लाई करना होता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है हाई प्रेशर के साथ। इसीलिए एओर्टा के अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, सबसे ज्यादा होता है। और इंफीरियर वेना केवा के अंदर प्रेशर सबसे कम होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये सबसे बड़ी वेन होती है, लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट लिख सकते हो, लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट आर्टरी, लिख दो उसको, चाहो लार्जेस्ट वेन, इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन। एओर्टा को क्या बोलोगे, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी, एक लार्जेस्ट वेन हो गई, एक लार्जेस्ट आर्टरी हो गई, ठीक है। जो लार्जेस्ट आर्टरी है, समझ रहे हो ना मेरी बात, यहां हाई प्रेशर होता है, यहां सबसे लो प्रेशर होता है ब्लड का, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन हो गया, पूरी बॉडी में गया, फिर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड वापस हार्ट में आया, तो ये हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्लियर बिल्कुल। अब यहां वॉल्व कितने हैं, देखो सुपीरियर वेना केवा में यहां कोई वॉल्व नहीं होता, समझ रहे हो, इसकी पोजीशन थोड़ी बैंडेड होती है, वॉल्व नहीं होता। इंफीरियर वेना केवा के अंदर स्टोकेशियन वॉल्व होता है, ठीक है।
राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड, और बाइकस्पिड को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व यहां होता है। दोनों के अंदर अर्धचंद्राकार सेमी ल्यूनर हाफ मून शेप, सेमी ल्यूनर हाफ मून शेप वॉल्व होते हैं। तो टोटल आपको 4 वॉल्व याद रखने, ठीक है भाई। पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में एक ही वॉल्व, एक ही टाइप का वॉल्व होता है, सेमी ल्यूनर, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, समझ रहे हो ना। इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं इनको, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के जो बीच में मिल रहे हैं वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, ठीक है, ट्राइकस्पिड को, बाइकस्पिड को। और ईस्ट्रोगेशियन वॉल्व तो इंफीरियर वेना कैवा में है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। वॉल्व वो होते हैं जो एक डायरेक्शन में ब्लड को जाने देते हैं और दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को रोकते हैं, वो वॉल्व होते हैं। तो ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया हार्ट का, ठीक है। और अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करता हूं, पहले अच्छा 2 चीजें और करा दूं। पहले ये बताओ यहां तक किसी कोई डाउट शाउट है? यहां तक कोई डाउट शाउट है? यहां तक कोई डाउट है? एक बार क्वेश्चन आया हुआ है वॉल्व एक्चुअल में होते क्या हैं। हमें लगता है कि वॉल्व कार्टिलेज के फ्लैप होते हैं, हमें लगता है कि वॉल्व, समझ रहे हो क्या है, समझ नहीं पाते बच्चे, बोन्स के फ्लैप है ना। वॉल्व होते क्या है समझ रहे हो, ये एक मस्कुलर फ्लैप है। इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ, जो सबसे अंदर की लेयर होती है हार्ट की, एंडोकार्डियम, उसका डबल फोल्ड है। समझाता हूं मैं इस चीज को। तो सबसे पहले लिखोगे वॉल्व, अच्छा वॉल्व ऑफ ह्यूमन हार्ट, भाई वॉल्व होते क्या है? इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, सबसे अंदर की लेयर का डबल फोल्ड है। समझाता हूं अभी पूरा डायग्रामेटिकली। डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम विद मस्कुलर फ्लैप, विद मस्कुलर फ्लैप। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भाई? ये भाई कहना चाह रहे हैं कि जैसे मानो हार्ट है, हार्ट की जो सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोकार्डियम, उसका ऐसा फोल्ड हो जाएगा, डबल फोल्ड है, ये डबल फोल्ड हो गया। ये हार्ट की दूसरी दीवार है, समझना, इसमें सबसे अंदर की लेयर होगी एंडोकार्डियम, इसका डबल फोल्ड, ये होगी एंडोकार्डियम का डबल फोल्ड, ठीक है। अब समझना, ऊपर एट्रिया मान लो, नीचे वेंट्रिकल, ऊपर एट्रिया है तो नीचे वेंट्रिकल है, ठीक है। और यहां पर ऐसे फ्लैप होंगे, फ्लैप, ये फ्लैप, ये मसल से मिलके बने होते हैं, मस्कुलर फ्लैप, ये मस्कुलर फ्लैप है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मस्कुलर फ्लैप्स हैं, ये मस्कुलर फ्लैप हैं, ये मस्कुलर फ्लैप हैं। तो वॉल्व क्या होते हैं? ठीक है, डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम विद मस्कुलर फ्लैप, विद मस्कुलर फ्लैप, या मस्कुलर फ्लैप होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल बनते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाए भाई हमारे हार्ट में कितने टाइप के वॉल्व होते हैं, तो आप बोलोगे 4 टाइप के, या 2 में डिवाइड कर दो, ठीक है, समझाता हूं। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। वॉल्व ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर ऐसे नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इन वॉल्व के टाइप्स को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक को आप बोल सकते हो कस्पिड वॉल्व, कस्पिड, समझाता हूं, वॉल्व, या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व। अब कौन कौन से कस्पिड या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं, ठीक है, इनको डिवाइड कर सकते हो आप 2 पार्ट के अंदर। कस्पिड वॉल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कौन से? एक तो ट्राइकस्पिड, ट्राई कस्पिड, दूसरा बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड, कस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, कस्पिड वॉल्व हो गए ना। और ये दोनों ही वॉल्व एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में मिलते हैं,
इसलिए इनको एक नाम से और जान सकते हो, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये नाम नहीं आएंगे, उसमें आएगा कस्पिड वॉल्व, उसमें नाम आएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। तो समझ जाना, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की बात चल रही है, ये ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व की बात चल रही है, ठीक है। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, हाँ या ना? ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसे वॉल्व कौन से हैं जिनको हम बोल सकते हो वेंट्रिक्यूलो, जो वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में होते हैं, वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में होते हैं। देखो ये तो वेंट्रिकल हो गए, ये आर्टरी हो गए, ये भाई ये एओर्टा है तो पल्मोनरी ट्रंक है, दोनों ही आर्टरी है, आप समझ रहे हो। तो वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में कौन से वॉल्व होंगे, इसको बोलेंगे वेंट्रिक्यूलो आर्टेरियल वॉल्व, वेंट्रिक्यूलो आर्टेरियल वॉल्व। जब भी इसका एग्जांपल पूछेगा तो आप क्या लोगे, इसके एग्जांपल में आप एक ही दोगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम बात करेंगे वॉल्व ऑफ हार्ट तो डेफिनेशन क्या है, इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम विद मस्कुलर फ्लैप। ये दो बातें समझ में आ गई। कितने टाइप्स के होते हैं, कस्पिड और वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल वॉल्व में डिवाइड किया है। कस्पिड वॉल्व को आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड आ गए, और बाइकस्पिड को मिट्रल भी बोलते हैं, या मिट्रल वॉल्व। और वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल यानी आर्टरी, वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में मिलते हैं, उसको सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। अब बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? चिंता मत करो, पटना ही आने वाले हैं, कभी पटना ही आएंगे, पटना आएंगे बेटा, वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, पटना भी आएंगे। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, ये बताओ यार, समझ में आया तो आग लगाओ, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, सारे क्वेश्चन। समझ में आया तो आग लगा दो, यस बीएमएस पटना, बिल्कुल बिल्कुल डन। काला पानी, हाँ बट काला पानी बुला लो भाई, तुम्हारा बस चले तो तुम, मैं सच कह रहा हूं तुम, ठीक है चलो खैर अभी नहीं समझाऊंगा, एक आने दो, एक पल आएगा तो तुम्हें एक बात बताऊंगा, अभी नहीं। गुजरात बिल्कुल बेटा, पूरा मतलब मन तो करता है सब जगह जाएं, पर हाँ जाएंगे, सब जगह जाएंगे। यहां तक बताओ मुझे, ये एकदम क्लियर है, क्लियर है नहीं, क्लियर है नहीं? यस, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट हाँ वेस्ट बंगाल और पटना है टारगेट जाने का, ठीक है। बीच बीच में टाइम निकाल करके जाएंगे, आपसे मिलने आएंगे, क्योंकि देखो आपसे मिलने का मतलब है कहीं ना कहीं आप भी मोटिवेट होंगे और आपसे हम मोटिवेट होंगे। ये मोटिवेशन जरूरी होता है, टाइम टू टाइम बहुत जरूरी होता है। यहां तक कोई भी डाउट, अभी कुछ देखो सिंपल बताया मैंने, बहुत सिंपल। हार्ट का डायग्राम, ये 4 डब्बे वाला हार्ट बहुत गजब का हार्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे आगे जाकर के, क्योंकि 4 डब्बे नहीं है, ये 4 डब्बे आपको एकदम कंसेप्चुअल, में नीचे कमेंट दिख रहा था आपके, ठीक है, कैमरे की तरफ दिख रहा हूं, समझना, ठीक है। तो 4 डब्बे नहीं है ये, 4 डब्बे ये एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में एओर्टा नीचे नहीं होता, एओर्टा ऊपर से रन करता है, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक नीचे नहीं होता, ये भी ऊपर से रन करता है। मैं एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाऊंगा इस चीज को, भी टेंशन मत करो, तो दिखाई दूं, मैं एनसीईआरटी का डायग्राम भी क्लियर कर रहा हूं साथ साथ में। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम ही साथ लेके चल रहा हूं, जिससे एकदम हार्ट का डायग्राम एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो समझने की कोशिश करना। कल इसका मैं 3D भी दिखा दूंगा, 3D भी है मेरे पास, बट अभी इसको सेट करना था, सेट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इस वाले पैनल पर नहीं है, दूसरे पैनल पर है, ठीक है। तो समझो मेरी बात, तो ध्यान से देखो, ये है ऊपर वाला एट्रिया, मैंने कहा था एट्रिया का साइज छोटा होता है, कंपैरेटिव वेंट्रिकल, ये एट्रिया है, क्लियर बिल्कुल, राइट साइड का। और लेफ्ट साइड जाओगे तो लेफ्ट एट्रिया ये दिख नहीं रहा, पर लेफ्ट एट्रिया, पूरा लेफ्ट एट्रिया, ऐसे 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 अंदर से आ जाकर के ये ऐसे पूरा का पूरा ये लेफ्ट एट्रिया है, समझ लो। राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया इस तरीके से बने हुए हैं, ये बना हुआ लेफ्ट एट्रिया, ये बना हुआ है राइट एट्रिया, इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अब ये एट्रिया यहां पर वॉल्व दिख रहे होंगे, ये वॉल्व दिख रहे हैं, ये वॉल्व दिख रहे हैं आपको,
ये वॉल्व दिख रहे हैं, बिल्कुल वॉल्व का एक एक डायग्राम मूव करता हुआ दिखाऊंगा आपको वॉल्व, ठीक है। और इन वॉल्व को होल्ड करने के लिए तुम देख रहे होंगे व्हाइट कलर के कॉर्डेट एंड डेनी, ये कोलेजन फाइबर हैं जो पेपिलरी मसल से जुड़े हुए नहीं उठ रहे हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये दिख रहे होंगे, ये पेपिलरी मसल्स हैं जिनको होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, जो उठ रहे हैं ये पेपिलरी मसल्स हैं। तो ये पेपिलरी मसल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इधर फ्लैप से जुड़े हुए हैं, फ्लैप और पेपिलरी मसल्स से जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखना, आपको पेपिलरी मसल्स भी दिखेंगे यहां पर, ठीक है, पेपिलरी मसल्स और फ्लैप से कनेक्टेड है, ठीक है, ये कॉर्डेट टेंडनी। पेपिलरी मसल्स ओनली और ओनली वेंट्रिकल में मिलते हैं, एट्रिया के अंदर नहीं मिलते। क्लियर है बिल्कुल। अब ध्यान से देखोगे तो एओर्टा, ये समझना, ये एओर्टा, ये एओर्टा है, ये एओर्टा, ये पूरी बॉडी में यहां से निकला, पूरी बॉडी में नीचे चला जाएगा एओर्टा, ठीक है। तो एओर्टा आप समझ पा रहे हो ना। पल्मोनरी ट्रंक, ये है पल्मोनरी ट्रंक, समझ रहे हो, ये पल्मोनरी ट्रंक है। अब तुम इस डायग्राम से कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा बनाना पड़ा। पल्मोनरी ट्रंक है ये, इसकी एक और दो ये पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है। तो यहां से ये आया और ये आया, ये पूरा पल्मोनरी ट्रंक है, ये यहां से ये निकल गया, ये ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है, यहां से ब्लड ला रही है, यहां से ब्लड ला रही है, खुल इसमें रहे, समझ रहे हो। यहां से जो निकल रहा है ये पल्मोनरी ट्रंक है। ये ऐसे देखोगे ना तो ये ऐसे, ये पल्मोनरी ट्रंक है, समझ रहे हो। यहां से देखोगे तो ये एओर्टा एक्चुअल में यहां से जुड़ा हुआ है, ये एओर्टा यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा यहां से पूरी बॉडी में जाता है। तो एओर्टा तो इस वाले चैम्बर से जुड़ा हुआ है, पल्मोनरी ट्रंक इस वाले चैम्बर से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो ब्लड एक्चुअल में नीचे से ऊपर ऐसे नीचे से ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो ब्लड नीचे से ऊपर मूव करता है, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट में समझाऊंगा ये वाली बात में। ऐसे मूव करता है, ऐसे यहां जाएगा, समझ रहे हो, यहां से ऐसे यहां जाएगा और यहां से ऐसे इसमें जाएगा। यानी इसका कनेक्शन इससे है और इसका कनेक्शन इससे है, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो एक्चुअल में ये एनसीईआरटी का डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हर बच्चे को समझ नहीं आता, ठीक है, इसीलिए वो अपने 4 डब्बे वाला डायग्राम समझाता हूं, वो एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देता है। समझे या नहीं समझे, अब डायग्राम को समझना अपने हिसाब से, ठीक है, एक ही चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब जो रेड कलर से दिख रहे हैं आपको, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहे हैं लंग से, ठीक है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेके जाएंगे, ये इसमें लेकर के आएंगे, ये इसमें लेके जाएगा, ये इसमें लेकर के आइए, एक राइट से लेकर के आ रहा है, एक लेफ्ट से लेकर के आ रहा है, ये लंग्स में लेकर के जा रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेकर के जा रहे हैं, ये आ रहे हैं। ये एओर्टा हो गया, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा हो गया, 2 एट्रिया हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए, वेंट्रिकल का साइज बड़ा है, एट्रिया का साइज छोटा है, ये कॉर्डेट टेंडन ही है जो बाहर उठ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये पेपिलरी मसल्स हैं। सारी चीजें कवर होगी इस डायग्राम के अंदर, कोई भी चीज नहीं बची जो आपको समझ ना आई हो। यस या नो? बीएमएस, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये पल्मोनरी ट्रंक है, ट्रंक जो बीच वाले पार्ट को, बड़े से पार्ट को ट्रंक बोलते हैं, पर इन्होंने आर्टरी लिख दिया, कोई नहीं, ठीक है, यहां से ये पूरी आर्टरी बन जाती है लेफ्ट एंड राइट, पर ये पूरा ट्रंक है, ट्रंक का मतलब एक बड़ी सी कैविटी। चलो डायग्राम क्लियर है। अब एक चीज बतानी है इस डायग्राम के अंदर मुझे, कॉर्डेट टेंडनी को एक्सप्लेन करूंगा, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है किसी को? बीएमएस, कॉर्डेट टेंडनी, इट इज अ कोलेजन फाइबर।
इट इज अ कोलेजन फाइबर। हो गया। आओ गुरु। क्लास लाइव कुछ नहीं, सर्वे सर थे, ठीक है, सर्वे सर थे, ठीक है। हाँ, कॉर्डेट टेंडन, इट इज अ कोलेजन फाइबर। सर्वे सर क्या बोलते हैं? और गुरु, गुरु उनका टर्म है, सुना होगा आपने वो ठीक है। हाँ, आगे आ जाओ। तो अच्छा, पहला क्वेश्चन आएगा कि कॉर्डेट टेंडनी किस किस के बीच में मिलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कस्पिड वॉल्व और पेपिलरी मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, प्रेजेंट बिटवीन पेपिलरी मसल्स and present between papillary muscles and cuspid valve। तो कस्पिड वॉल्व और पेपिलरी मसल्स के बीच में मिलते हैं कॉर्डेट टेंडेनी। समझ रहे ना मेरी बात? करते क्या हैं ये? क्या आप कह सकते हो, कीप द कस्पिड वॉल्व टुवर्ड्स वेंट्रिकल। समझना, कीप द कस्पिड वॉल्व टुवर्ड्स वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। समझना मेरी बात? करते क्या हैं? कीप द cuspid valve towards ventricle during ventricular contraction। अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो समझने की कोशिश करना। मान लो ये कस्पिड वॉल्व है, और कस्पिड वॉल्व में मानो ट्राइकस्पिड दिखा देता हूं मैं इसको, ये ऐसे दिखा दो, एक फ्लैप, दूसरा फ्लैप, तीसरा फ्लैप, 3 फ्लैप बने हुए हैं। नीचे की साइड दिखा दोगे आप, पेपिलरी मसल्स दिखा दो, ये पेपिलरी मसल्स, ये उठे हुए ऐसे दिखे, ऐसे डायग्राम दिखा था पेपिलरी मसल्स का। एक ऐसा डायग्राम बनाता है मैंने, ऐसा डायग्राम, ऐसा ऐसा ऐसा, ये पेपिलरी मसल्स हैं वेंट्रिकुलर वॉल्व के अंदर। और इनको हम ग्रीन से दिखा देते हैं, कोलेजन फाइबर को। ये कोलेजन फाइबर इससे जुड़े हुए हैं ऐसे, ये कोलेजन फाइबर इससे जुड़े हुए हैं ऐसे, ये कोलेजन फाइबर इससे जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। यानी ये कस्पिड वॉल्व, ये कस्पिड वॉल्व हो गया, ये पेपिलरी मसल्स हो गए, तो कस्पिड वॉल्व और पेपिलरी मसल्स के मिड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कस्पिड वॉल्व और पेपिलरी मसल्स के मिड में देखने को मिलते हैं कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं। ये सारे के सारे कौन है? कोलेजन फाइबर, समझ रहे हो, जो इसको मेंटेन करते हैं टुवर्ड्स वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस समय इसको मेंटेन करते हैं टुवर्ड्स वेंट्रिकल। जैसे मान लो ये 4 डब्बे हैं, ठीक है, मानो ये वॉल्व है, एक ये वॉल्व है, ये कॉर्डेट टेंडेनी है। जैसे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो प्रेशर की वजह से ऐसा ना हो जाए ये वॉल्व उल्टे हो जाएं। अगर वॉल्व उल्टे हो गए तो ब्लड नीचे जाने की जगह ब्लड कहां चला जाएगा? ऊपर नहीं चला जाएगा। इसके अंदर हमें क्या करना है? इनको मेंटेन करना है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर प्रेशर से उल्टे ना हो जाए। तो ये क्या करते हैं? उसको नीचे खींच के रखते हैं, कीप, ठीक है, कीप द कस्पिड वॉल्व टुवर्ड्स वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तभी तो कहा जाता है कि भाई लेफ्ट साइड के कॉर्डेट टेंडेनी को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जितना ब्लड जाना चाहिए, पंप होना चाहिए, उतना नहीं होगा, ब्लड लीक कर जाएगा ऊपर। राइट साइड को तोड़ दोगे तो ब्लड जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा ऊपर, बैक डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। तो इस पर खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको समझना होगा ये एक्चुअल में कॉर्डेट टेंडेनी होते क्या हैं, किस किस के बीच में होते हैं, करते क्या हैं। तो अब ये वाली बात तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, डायग्राम से रिलेटेड। पोजीशन समझ में आ गई क्या है हार्ट की, हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। हार्ट के वॉल्व क्लियर हो गए, हार्ट के
रिलेटेड कॉर्डेट टेंडनी समझ में आ गया, और पेपिलरी मसल्स उसमें जो दे रखे हैं मोर देन सफिशिएंट। यहां तक बताओ कोई डाउट शाउट किसी को कोई भी डाउट? अच्छा टाइम, ओके ओके ओके, नो डाउट। एट्रियोवेंट्रिकुलर, क्या हो गया? नो डाउट नो डाउट नो डाउट। कानपुर भी आएंगे बेटा, कानपुर तो आएंगे ही। चलो, हार्ट का डायग्राम क्लियर है। अगली क्लास के अंदर हार्ट का 3D लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, मजा आएगा उसमें क्योंकि अब आपने पढ़ लिया आज, अब आप समझ पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे हर चीज को कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, किसके कॉन्ट्रैक्ट करने पर क्या हो रहा है, अब एक्चुअल में समझ में आएगा, ठीक है। तो आज ये खुद का मेरा बनाया हुआ डायग्राम था, इसको समझोगे। अब हार्ट से रिलेटेड आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई, ठीक है, एक्चुअल में हार्ट है क्या, ठीक है। अब बस बात आती है क्वेश्चंस की। रुक जाओ अभी 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको। मैंने कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, आपको याद हो? याद आ गया? BMS, तो मैंने इन सब के आंसर टिक कर दिए हैं, ठीक है। डेवलपिंग फीटस, अच्छा चौथा ना क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको, फटाफट देखो। एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करता हूं तो किस पर बेस्ड होता है? 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन विच प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन विच प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, पहला। दूसरा था फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज, ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइड, फिर मोनोसाइड, फिर एसिडोफिल्स, फिर बेसोफिल्स, ठीक है। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? भाई ओ यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स या रिसिपिएंट। ये ए भी रिसिपिएंट है, ये डोनर है, क्लियर है बिल्कुल। चलो, in developing fetus erythroblastosis fetalis is caused by hemolysis breakdown of RBC. In erythroblastosis fetus which of the following factor pass through placenta into fetus? कौन पास करता है प्लेसेंटा से fetus में? RH एंटीबॉडी, ठीक है। अ डॉक्टर सजेस्ट अ कपल नॉट टू हैव मोर देन 1 चाइल्ड बिकॉज मेल अगर RH पॉजिटिव होगा, फीमेल RH नेगेटिव होगी, तभी वो ऐसा सजेशन देगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी में आप कौन सा ब्लड चढ़ाओगे? ओ हो और साथ में RH नेगेटिव हो, मतलब ओ नेगेटिव ब्लड यूज करोगे, इसी को यूनिवर्सल, ठीक है, डोनर बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड इफ हस्बैंड इज RH पॉजिटिव, वाइफ इज RH नेगेटिव? एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्ट करते हो अगर ये पॉजिटिव हो और वाइफ नेगेटिव हो? तो नो प्रॉब्लम विद फर्स्ट प्रेगनेंसी, इट्स ओके। प्रॉब्लम, ठीक है, वुड बी एक्सपेक्टेड विद फ्यूचर प्रेगनेंसी, यानी बोथ, सी लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है उन्होंने। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, करेक्ट है। कोएगुलेशन इन ब्लड वेसल्स इज प्रिवेंट ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि इसमें हेपेरिन होता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व चेंज ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन बाय थ्रोम्बिन, एब्सोल्युटली राइट। थ्रोम्बिन ही फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो 1 2 3, पर 4th गलत है, क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व cascading process involving a number of factors which present in active form, always नहीं होता, inactive होता है, ठीक है। फिर आ जाओ, which of the following statement is wrong about lymph? wrong पूछा है। lymph is colorful as it has, no, lymph colorful नहीं होता, तीनों पॉइंट करेक्ट हैं। अब आ जाओ, यहां था erythroblastosis fetalis condition फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू ब्लड ऑफ फीटस। मदर से फीटस के ब्लड में कौन लीक करता है? RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी लीक करते हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है वो, ठीक है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग, क्या दे दो? anti-RH एंटीबॉडी दे दो, तो ये मैकेनिज्म नहीं होगी। 3rd आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसको फिलिंग द ब्लैंक से तो कर ही लिए होंगे आपने, एनसीईआरटी से फिलिंग द ब्लैंक्स थे, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको, एनसीईआरटी का था। हाँ, यहां देख लो, पूछा क्या है? नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स फैगोसिटिक सेल्स हैं, यस, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। अब देखो ये न्यूट्रोफिल्स थे, यहां से देखो बेसोफिल्स नजर आ रहे हैं, सीक्रेट हिस्टामिन, serotonin and heparin and are involved in inflammatory reaction, करेक्ट है। eosinophils can resist, ठीक है, interaction and make allergic reaction more severe,
मेक एलर्जिक रिएक्शन, नो, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। मोनोसाइट फेगोसाइटिक सेल्स हैं, यस। इओसिनोफिल्स तो एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, एंटी एलर्जिक हैं, तो थर्ड ऑप्शन लगा दो उसके केस में, ठीक है। ये एक फंक्शन दे रखे हैं, हाउ मेनी, अच्छा करेक्ट पूछा है, करेक्ट देख लो। ग्लोबुलिन प्रोटीन डिफेंस में, यस। फिब्रिनोजन प्रोटीन नीट क्लॉटिंग, यस। एल्बुमिन प्रोटीन रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, नो। Basophils of WBC involved in inflammatory reaction, yes. Eosinophils WBC help in osmotic balance, eosinophils osmotic balance में नहीं काम करते। Lymphocyte WBC responsible for immune response of the body, lymphocyte B और T lymphocyte, yes। तो करेक्टली मैच पूछे 1 2 3 ऑप्शन है, तो सेकंड लगा दो उसके केस में, आगे बढ़ जाओ। इससे समझ में आ गया, ठीक है। पूछा है, करेक्ट पूछा है, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं, न्यूट्रोफिल्स मैच कर दो, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के बाद नंबर 2 पर कौन आता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कहां है, दे रखे हैं। मोनोसाइट नंबर 3 पे कर दो, मोनोसाइट नंबर 3 पे कर दो। इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स दे रखा है, फिर लास्ट में बेसोफिल्स, मैच कर लेना, ठीक है। आफ्टर examining the blood group of husband and wife, the doctor advised them not to have more than one child, वही आ गया जो करा चुका हूं, ठीक है। मेल RH पॉजिटिव और फीमेल RH नेगेटिव, मेल RH नेगेटिव, मेल RH पॉजिटिव, फीमेल RH पॉजिटिव। अच्छा इसमें ऑप्शन देख लेना, मेल RH पॉजिटिव होगा एंड फीमेल RH नेगेटिव होगा। फीमेल, अच्छा फीमेल RH नेगेटिव, मेल RH पॉजिटिव, सेकंड वाला आ जाएगा, उल्टा कर दिया है बस। ये तो मैं करा चुका हूं, अच्छा वही सेम है। न्यूट्रोफिल्स फेगोसिटिक होते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट है। इओसिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ठीक है। टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुप इन द एबीओ ब्लड ग्रुप इज, it is named ABO and not ABC because O क्या है, O in the reference to have no antigen A and B on RBC, यही हो जाएगा, ठीक है। O का मतलब है एंटीजन ही नहीं होते, A फर्स्ट लगा दो उसके केस में, एंटीबॉडी A ही आएगा। ब्लड ग्रुप AB कैन नॉट गिविंग B ग्रुप, B ब्लड ग्रुप पेशेंट बिकॉज, भाई देने वाले के एंटीजन, लेने वाले के एंटीबॉडी, क्योंकि बी पेशेंट के अंदर ए एंटीजन, ए एंटीबॉडी होते हैं, रिएक्शन कर जाएंगे। पेशेंट हैज एंटीबॉडी ए दे रखा है, डी ऑप्शन आ जाएगा। पेशेंट के पास ए एंटीबॉडी है, यहां पर ए एंटीजन है, क्या हो जाएगा, क्लंपिंग हो जाएगी। ओके थैंक यू बेटा। तो आज हमारा, ठीक है, टारगेट लगभग पूरा हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट हो गया। अगले लेक्चर के अंदर कुछ मैं 3D एनिमेशन बताऊंगा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। कुछ और कंसेप्ट ऐड करूंगा और कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट से लेकर के हम ECG की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। समझ गए? तो हो सकता है अगले लेक्चर में ये खत्म ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेन पार्ट था स्ट्रक्चर वाला, वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में कुछ चीजें लेकर के आएंगे, ठीक है। एनिमेटेड चीजें होंगी, मजा आएगा, एक स्टोरी भी होगी, मजा आएगा, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय।